Good morning, ma'am. Good morning, Good beta. morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, all of you. सबको म्यूट करने के लिए बोल। सारे म्यूट कर ही लेंगे। उमा म्यूट करो बेटा। उमा खरवार। एवरीबॉडी इज म्यूट। आते ही म्यूट कह रहे हो कि करने के लिए कह दीजिए, और कुछ पूछना होगा तो हम पूछेंगे, और तुम लोग कैसे पूछोगे? स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टडी व्हाट? हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना? नेशनलिज्म इन इंडिया आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा। और आई थिंक यू ऑल आर फैमिलियर विथ नेशनलिज्म टर्म because we have studied this term in the nationalism in Europe, that means in the previous chapter also. पिछले लेसन में भी हम लोगों ने इस टर्म को पढ़ा था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। Which the people feel. हट जाएगा उसमें द सेम पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। Okay, students, let us start the lesson, nationalism in India. Students, as we have studied in the previous chapter of history, nationalism in Europe, that nation or the nationalism. What is nation? Nation means, I have written here that by the term nation, we mean people who reside in a particular state having definite boundaries. राष्ट्र का मतलब क्या है? इसका मतलब लोगों से है। We mean the people. राष्ट्र का मतलब खाली सीमा रेखा नहीं है, सीमा रेखा के साथ साथ लोग भी हैं उसमें, जो किसी पर्टिकुलर बाउंड्री से घिरे हुए एरिया में रहते हो। उसी एरिया को हम स्टेट भी कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, और उसी को नेशन का भी टर्म दिया गया। दूसरा आगे और चल ये कीजिए। नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है? तो वी ऑल हैव स्टडीड दिस इन द प्रीवियस। व्हाट इट इज द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वननेस। हम सब एक हैं। पकड़ो पकड़ो देश प्रेम की भावना। कौन पकड़ो पकड़ो करना शुरू कर दिया? रितेश गुप्ता शुरू हो गए? कहा गया है ना मैम इसलिए आपको बोल रहे थे करना है, तुम सबको। लोग म्यूट करके करो। अब तुम बोलोगे तो बेचारा कृष्णा क्यों पीछे रहेगा? नो मैम, इसलिए बोला था कि म्यूट कर। ठीक है। रितेश गुप्ता कहाँ गायब है भाई? सुन क्यों नहीं रहा है? तो बेटा यहाँ हम लोगों को नेशन पढ़ना है, और नेशन से ही हमें नेशनलिज्म भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है। नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया मीन्स व्हाट? इट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, है ना? हमारे देश का नाम है। यस मैम। We are the resident of India. Therefore, how the feeling of nationalism was developed in our country, this is main topic which we should know. है कि नहीं? बताओ, भारत ही है हमारा देश,
और भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई, इसको तो जानना हमारा प्रथम कर्तव्य है। कैसे हमारा देश भी एक राष्ट्र के रूप में उभर करके आया। हम लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग एक कॉलोनी थे। किसके कॉलोनी थे? ब्रिटिश के कॉलोनी के अंडर में थे। लेकिन हमारे कंट्री में भी राष्ट्रवाद की फीलिंग आई, नेशनलिज्म की थ्योरी आई। नेशनलिज्म का मतलब क्या है? ISM जब भी लग जाता है दिस टर्म, इसका मतलब क्या है? दैट इज एन आइडियोलॉजी, फीलिंग, थिंकिंग, विचारधारा। तो ये किसकी विचारधारा है? नेशन से रिलेटेड, राष्ट्र से रिलेटेड, जिसमें लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, देशभक्ति की भावना जग जाती है। और हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा था कि राष्ट्रवाद या राष्ट्र, ये सभी धारणाएं बहुत ही मॉडर्न है। बहुत पुराने समय में राष्ट्र नाम की कोई शब्द नहीं थी। उस समय किंग्स होते थे, उनकी किंगडम्स होती थी। लेकिन ये सारी राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म या नेशन, ये सारे वर्ड्स जो थे, ये सब 17th सेंचुरी के बाद ही आने शुरू हुए। और 18th सेंचुरी में ये लगभग हर किसी को एहसास होने लगा। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब वो सारे फिलोसफर्स आए, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि द ग्रोइंग क्लास एनविसेजेस, उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि परिकल्पना की गई कि एक राष्ट्र कैसा होना चाहिए। डिफरेंट जो फिलोसफर थे उन्होंने अपना अपना व्यू दिया, अपनी अपनी आइडियोलॉजी को रखी, लोगों ने प्रभावित होकर उसे एक्सेप्ट भी किया। और उसी का परिणाम हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तो बहुत सारी चेंजेस आई। तुम लोगों ने पढ़ा भी पिछले लेसन में कि 1871 तक जाते जाते 70s के बाद ये नेशनलिज्म जो था बहुत ही क्रीड और बहुत ही नैरो माइंडेड हो गया था। सारे लोग केवल अपने राष्ट्र के अपने फायदे के लिए किसी भी दूसरे का नुकसान पहुंचाने तक के लिए भी तैयार, और इसके लिए लोग कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर रहते थे। और उसी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी जन्म दिया। बाल्कन एरिया में हम लोगों ने पढ़ा था बहुत राइवलरी फैल गई थी। तो these all which we are discussing now, these are the background of the topic nationalism. ये सब उसका पृष्ठभूमि है जिस टर्म को हम लोग नेशनलिज्म के नाम से जानते हैं। और आज हमें पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, let us see how nationalism in India was started. Let us see the background of our Indian nation and how the nationalism was emerging in our country. हमारे राष्ट्र में राष्ट्रवाद का कैसे उदय हो रहा था, चलिए हम लोग देखते हैं। तो बेटा, यदि हम लोग अपने देश के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, तो हम लोगों को बहुत सारी चीजों को देखना होगा। तो उतना बहुत डिटेल पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। जो मेन टॉपिक्स है उसके ऊपर हम अभी यहाँ चर्चा करेंगे आपस में, और फिर उसको आगे अपने लेसन से जोड़ते हुए फिर आगे हम प्रोसीड करते चलेंगे। तो ये सोच लो कि हम लोग स्टार्ट किया जाए 1857 से। पढ़ना तुम्हें 1814 के बाद है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द खिलाफत मूवमेंट। लेकिन हमें ये देखना है कि ये फीलिंग हमारे मन में धीरे धीरे आई कैसे, कैसे हम लोग एकजुट होते गए। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि जब जब कॉलोनियलिज्म होता है, कॉलोनीज कौन बनाते हैं? जो शक्तिशाली राज्य होते हैं, जो शक्तिशाली देश होते हैं। जब वो कॉलोनीज बनाते हैं तो वो जो भी कॉलोनीजर्स होते हैं, जो कॉलोनी में रहने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर जब वो अत्याचार करने लगते हैं, when they become very oppressive on the people where they are ruling, then this operation leads to feel the what? Thinking of nationalism, which leads to grow the sense for the nation's pride, for oneness of the nation. जैसे जैसे उनका अत्याचार बढ़ता रहता है, वैसे वैसे लोग जो हैं वो एकजुट होते जाते हैं। और कॉलोनियलिज्म के ही वजह से नेशनलिज्म भी उभरता है। और हमारे देश में भी वही हुआ। जैसे जैसे अंग्रेज हमारे ऊपर अपना सख्त रवैया थोपते गए, वैसे वैसे हम सब भारतीय एकजुट होते गए। भारत भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में बिखरा हुआ था।
various princely states were there at that time. Different type of tribal groups were also there. Different type of cultures, different type of traditions were practiced in our country. But we all become one. We all become Indian, and we became ready to fight against the Britishers, to fight against the imperial power. साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ हम सब लड़ने के लिए एक हो गए. बहुत सारे परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन कैसे आए, किस रूप में आए, हम लोग शुरू करते हैं 1857 से. 1857 क्यों? बिकॉज वी कॉल दिस द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस. किसको? 1857 के जो संग्राम थी, दैट वाज द रिवॉल्ट which was done by the people of India against the Britishers. उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 का जो विद्रोह हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये क्या है? 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ, इसने लोगों को जागृत कर दिया. और इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि यदि हम अलर्ट ना रहें तो ये कभी भी एकजुट होकर के हमारी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे. और इस अलर्टनेस के बाद उन लोगों को ये आभास हो गया कि अब यदि हम लोग कोई महत्वपूर्ण स्टेप नहीं उठाएंगे तो फिर इन लोगों को कंट्रोल करना, रोक पाना मुश्किल हो जाएगा. अब इन लोगों को लगने लगा कि अब इनके अंदर भी फीलिंग आ रही कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एंड दे आल्सो डिमांडिंग देयर राइट्स. इसीलिए तुम लोगों ने क्लास 8 में इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है, तुम पढ़ चुके हो, और यू आर आल्सो फैमिलियर विद दिस, कि जब 1857 का विद्रोह विफल हो गया, सफल नहीं हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों को इसमें दमन करने में सफलता मिल गई थी, लेकिन फिर भी इस विद्रोह ने, इस रिवॉल्ट ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. अंग्रेज की जो बुनियाद थी, उनका जो बेस था यहाँ पर, वो बिल्कुल हिल गई. और 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो पावर था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया. कब? 1858 में. कहाँ चला गया? ब्रिटिश क्राउन. यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो केवल एक व्यापारिक कंपनी थी. यहाँ पर हम लोगों के पास इंडिया में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उसने धीरे धीरे क्या किया? सारे भारतीय प्रांतों को अपना बनाना शुरू कर दिया. अलग अलग गवर्नर जनरल्स आए. तुम लोग पढ़े हो ये सब, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, ये सब चीजों को तुम लोग पढ़ चुके हो, इसीलिए बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना, वरना बहुत लंबा चौड़ा लेसन हो जाएगा, फिर हमें अगला लेसन भी पढ़ना है सिविक्स का. तो 1858 में क्या हुआ कि इन सारी चीजों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश क्राउन जो थी उस समय, कौन थी? कौन थी हमारी ब्रिटिश की महारानी? महारानी विक्टोरिया थी ना. उनके हाथों में ये क्राउन, सॉरी, उनके हाथ में ये पावर चला जाता है. और वहां पर भी इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का एक स्थापना किया जाता है, एक पद दिया जाता है, एक वो काउंसिल रहता है जिसमें जो भी बातें भारत में आने वाली थी उस पर चर्चा करने के बाद भारत में उसको भेजा जाता था. यानी कि कोई भी रूल रेगुलेशंस जो इंडिया में बनाने थे, इसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा होती थी, उसके बाद वो इंडिया में लागू किए जाते थे. तो इस वजह से कुछ भी ऐसा लोगों को समझाया गया कि कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा जो आपके लिए अहितकर होगा. यानी कि उसके ऊपर हमारे संसद में भी चर्चा होगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी चर्चा होगी, और आफ्टर दैट द स्टेप्स विल बी टेकन. तो ऐसा आश्वासन दिया गया भारतीयों को. बहुत सारी चेंजेस आई, तुम लोग पढ़े ही हो, पढ़ ही चुके हो कि फिर और आगे कोई दूसरा प्रांत को एनेक्स नहीं किया जाएगा. जितने ब्रिटिश जो एम्पायर के द्वारा एनेक्स किए गए प्रांत हैं, उस समय उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, बाकी को प्रिंसली इंडिया कहा जाता था. उसको कहा गया कि बस अब उतने ही रहेंगे, अब और अधिक जो
किंगडम्स हैं या और अधिक जो एरियाज हैं उसको एनेक्स नहीं किया जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन हमें यहाँ किस चीज पर ध्यान देना, हमें एक बात पर यहाँ ध्यान देना है कि ब्रिटिश जो थे वो काफी अलर्ट हो गए। उन्हें लगने लगा कि कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे भारतीयों के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग इनसाइड द इंडियंस, वी मस्ट नो। हमें ये एकदम जानना जरूरी है कि उनके अंदर क्या किया जा रहा है, ताकि हम भी अलर्ट हों और उन सब चीजों के लिए हम पहले से ही क्रियाबद्ध योजनाबद्ध तरीके से कोई ना कोई क्रियाकलाप लागू करें, कोई ना कोई नियम कानून लगाएं। इसके लिए कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, कोई एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो उनकी जो भी बातें हैं या जो भी विचारधारा है उनके बीच में चल रही है उसे हम तक पहुंचाए। और ऐसा करने के लिए इन लोगों ने एक, हमारा क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक उन लोगों ने एक तरह से कहा जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन ही था, एक संगठन बनाया। और उसको बनाने वाले कौन थे, A.O. ह्यूम। हु वाज ही? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। Who was the founder? A.O. ह्यूम। अब ये देखो, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अंग्रेजों को लगा कि इनके अंदर बहुत उबाल है, बहुत ज्यादा ये प्रेशर में आ गए हैं और अब इनको पूरा लगने लगा है कि एनी हाउ वी हैव टू रिमूव द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश की सरकार को हमें हटाना है एंड दे वांट टू गेट इंडिपेंडेंस आल्सो। तो इनको हटाना कैसे संभव होगा, तो इसके लिए वो जरूर कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं और हमें उसकी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, एक सेफ्टी बल्ब का काम किया। सेफ्टी बल्ब मीन्स जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, देखे हो प्रेशर कुकर, उसके ऊपर एक छोटा सा स्पॉट जैसा रहता है जिसमें एक दूसरे मेटल का कोई चीज उसमें डाला हुआ रहता है। यदि सीटी ब्लॉक हो जाती है, यदि सीटी नहीं निकल पाती है प्रेशर कुकर से, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर भर जाता है और प्रेशर कुकर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो उसको रिलीज करने के लिए वो पर्टिकुलरली एक मेटल का वहां पे पैच लगा दिया जाता है, जो बहुत ज्यादा प्रेशर होने के बाद वो मेल्ट हो जाता है और जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो प्रेशर कुकर से वो बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से इन लोगों ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसको सेफ्टी बल्ब के रूप में, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर में वो जो छोटा सा मेटल का पैच लगा हुआ होता है उसको हम लोग सेफ्टी बल्ब कहा जाता है। और वही सेफ्टी बल्ब जो है हमारी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए जब जरूरत होती है तो वो मेल्ट हो जाता है, पर्टिकुलर जो भी उसमें लगा करके मेटल उसको लॉक किया जाता है और वहां से जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो निकल जाता है। तो इनका कहना था, इनका सोचना था कि यदि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका गठन कर दिया जाए, इसे बना दिया जाए, तो ऑल ओवर इंडिया के जो भी डेलीगेट्स हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी लीडर्स हैं, वो यहाँ आएंगे, अपने विचारों को रखेंगे, यहाँ उस पर चर्चा होगी और हम लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी कि ये चाहते क्या है और इनके बीच में क्या चल रहा है, हमें उसका अंदाज मिल जाएगा और हम उसके बाद अपने आधार पर जो भी स्टेप लेना उसे हम आसानी से ले सकते हैं। और इस तरीके का बड़ा रिवॉल्ट, जैसे 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, इस तरह का रिवॉल्ट होने से बच जाएगा एंड वी बिकम फेमिलियर विथ ऑल दोज प्लान्स व्हिच आर गोइंग अमंग द इंडियंस। इसलिए इन लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करवाया था। उसमें 3 ब्रिटिश मेंबर्स थे। सोचो, ब्रिटिशर्स ने ही उसे बनाया, किस लिए बनाया होगा, वो जरूर सोचते होंगे कि उसमें हमारा फायदा है, लेकिन हमें उन लोगों ने बताया कि आप सब लोगों को एकत्रित करने के लिए, एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए इससे बनाया जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इस पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन या
जो भी संस्था इसको कहोगे, यहाँ पर तुम लोग आ करके अपनी बातों को रखोगे, विचारों को रखोगे, और लास्ट मोमेंट में जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमारे साथ शेयर करना है। फिर हम लोग जैसा डिसीजन लिया जाएगा वैसा आपको बताएंगे। यानी कि जो लंदन के पार्लियामेंट में चल रहा है उसके बारे में हम आप लोगों को इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत उस मैसेज को रिलीज करेंगे, उस मैसेज को सर्कुलेट करेंगे, ताकि हर कोई उससे वाकिफ हो जाए, हर कोई उस चीज को जान जाए। तो इसलिए उन लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करवाई, जस्ट फॉर देयर इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक अ सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व की तरह इन लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करवाई। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में हमारे प्रतिनिधि हर साल जाते थे और वहां पे साल में एक बार इसकी कांग्रेस होती थी, जिसको हम लोग कहते थे अधिवेशन। साल में एक बार, वंस, कांग्रेस की मीटिंग होती थी। किसकी? वंस इन अ ईयर। इसको हम लोग कहते थे कांग्रेस अधिवेशन या कांग्रेस सेशन। क्या इसको कहा जाएगा? इसको कांग्रेस सेशन कहा जाता था, वंस इन अ ईयर होता था। कभी कभी ये कांग्रेस सेशन बहुत जरूरी परिस्थितियां होती थी, तब इन्हें दोबारा भी बुला लिया जाता था। जैसे तुम लोग पढ़ोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जब हम लोगों का ये मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था, कौन सा मूवमेंट? नन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन। उस समय कांग्रेस का मीटिंग 2 बार किया गया था, कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार बुलाया गया था, एक कलकत्ता सेशन और एक नागपुर सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप में भी आता है, तुम्हें पढ़ना भी है इस टॉपिक में। जब तुम लोग नन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ोगे तो उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। अभी हम लोग पीछे का इसका जो भी बैकग्राउंड है उसे हम लोग अभी देख रहे हैं, तैयार करें। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वो स्थिति पहुंची जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और हमारे कंट्री में खिलाफत मूवमेंट की तैयारी की गई। तो अब कांग्रेस सेशन एक बार होता था, लेकिन अब बहुत सारे कांग्रेस सेशन 1885 से हर साल होता था। किस किस कांग्रेस सेशन की चर्चा की जाए ये बहुत अहमियत नहीं रखती। मेन हमें देखना है कि कहाँ से हम लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग भरनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, छोड़ो 1800, 1900 में आओ। 1905 में क्या हुआ? 1905 में सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, ये सब पूरा स्टडी कर रहे थे। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडियंस, हाउ दे आर रिएक्टिंग, हाउ दे आर enjoying their festivals, what is their culture, what are their traditions, everything was watching by the Britishers. और अंत में उन लोगों को लगा, they feel that they can be attacked on the base of their religion. उनको लगा कि ये तो बहुत ज्यादा मिले हुए हैं, क्योंकि 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट होकर के उस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। तो इन लोगों को लगा कि इन्हीं लोगों को तोड़ना बहुत जरूरी है, और जब हम भारतीयों को तोड़ देंगे, सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदू की, और उसके बाद मुसलमान की। जब यही टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो फिर ये हमें हटा ही नहीं पाएंगे। तो उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। ऑल दीज थिंग्स यू हैव स्टडीड इन क्लास 8। क्या पॉलिसी थी? डिवाइड डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। और सबसे पहले इसे इन लोगों ने स्टार्ट कर बहुत सारी चीजें लाए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ताकि प्रादेशिक भाषाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, फिर आर्म्स एक्ट, हथियार रखने के ऊपर प्रतिबंध, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब हम लोग 1905 से चर्चा करेंगे। ये क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बंगाल विभाजन। इस समय क्या हुआ कि पूरे इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो तो अंग्रेज
उनको दे दिए पावर कि भाई अब हम और एनेक्स नहीं करेंगे। और जिन जिन प्रांतों को इन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया था, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा था कि 1764 में ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बक्सर की लड़ाई हुई, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों प्रांत को मिला करके उस समय बंगाल कहा जाता था। समझ रहे हो ना, बंगाल कहा जाता था किसको? बंगाल भी था उसमें, बिहार भी था और उड़ीसा भी था। ये पूरे प्रांत को बंगाल कहा जाता था। पूरे बंगाल की उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन का पावर मिल गया, और उसके बाद से ही ये इंजॉय करने लगे उस चीज को। इनको लगने लगा रहे ये तो बड़ा अच्छा है, बिना किसी मेहनत के हमारे पास पैसा आ रहा है। और पैसे की कमी की वजह से वो जो हमारे मार्केट्स के गुड्स थे वहां कॉम्पिटिट नहीं कर पाते थे। दूसरे दूसरे देश के भी यहाँ पर खरीदार आते थे। हमारे देश के मर्चेंट्स जो थे वो उन्हें मनमाना कीमत पर बेचते थे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ कस्टमर्स तैयार होते थे। तो अंग्रेज उस लाइन में पीछे होते थे। लेकिन जब से उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्शन का पावर मिल गया, उनके पास पैसे आने लगे, आमदनी होने लगी, और उसके बाद उन लोगों ने ट्रेड मोनोपोली लगा दिया। ये सब चीजों को तुम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ोगे, ठीक है? जब इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, तो ये सारे टॉपिक्स को फिर वहां चर्चा किया जाएगा। इसीलिए एक बार यहाँ पे बता भी दे रहा है तुम लोगों को, ताकि तुम लोग भी फैमिलियर हो जाओ। तो जब इन लोगों को ये लगने लगा कि ये ऐसा इलाका है जहां हम आसानी से पार्टीशन कर सकते हैं, क्योंकि बंगाल का जो पूर्वी इलाका था, यानी कि गंगा के पूरब के तरफ, यानी कि अभी जिसको कहोगे नॉर्थ ईस्ट के साइड जो बांग्लादेश है, वहां पे बहुत ज्यादा मुस्लिम लोगों का बसेरा था। मुस्लिम्स वहां बहुत ज्यादा रहते थे, क्योंकि पहले इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तो था नहीं, रेलवे, रोडवेज, ये सब तो थे नहीं, एयरवेज। तो लोग क्या करते थे, जो रिवर्स होती थी उसी को ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज करते थे, और नदियों के द्वारा ही वो आराम से भीतर के शहरों में चले जाते थे। जो खरीदना बेचना था वो लेते थे, और फिर उसको अपने यहाँ शिप पे लाद लेते थे जाकर के सी पोर्ट पर, और अपने यहाँ लेकर चले जाते थे। तो वहां पर क्या होता था कि गंगा वहां समुद्र में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, और गंगा के रास्ते ये भारत के कई शहरों तक घुस जाते थे। उस समय इतने बड़े बड़े शहर नहीं थे, गांव ही थे, छोटे छोटे कस्बे ही थे, लेकिन उन्हें उन सारे जगहों पर वो जिस चीजों की डिमांड करते थे वो उन्हें अवेलेबल मिल जाते थे। इस वजह से वो वहां पे अपना फोर्ट बना लिए थे, और वहां से तुम लोग पढ़े होंगे फोर्ट बनाए थे, विलियम फोर्ट्स वगैरह। वहां से वो अपने गुड्स को सप्लाई करने के लिए एकदम रेडी होते थे। सबसे पहला फैक्ट्री भी उन्होंने वहीं बनाया। फैक्ट्रीज का मतलब ये कारखाना नहीं था उस समय, उसको फैक्टर्स कहा जाता था। फैक्टर्स मतलब जितने भी काम करने वाले लोग थे, जो सामान का सप्लाई करते थे, मर्चेंट्स जो थे, वो एक जगह पर बैठते थे। उनका वो ऑफिस होता था जिसमें ये चर्चाएं होती थी। वेयर हाउस होता था वहीं, जहाँ पूरा माल ला करके रख दिया जाता था, जैसे गोदाम होता था। वहां माल भर लेते थे, क्योंकि एक ही बार में तो जहाज में उसको चढ़ाएंगे नहीं, लेके जाएंगे नहीं, तो इसीलिए उसको क्या करते थे, अपने वेयर हाउस में कलेक्ट कर लेते थे। और जब सारा सामान इकट्ठा हो जाता था एक जहाज में भरने भर, तो फिर उसको अपने जहाज में लोड करते थे और फिर उसको सेल करके लेके चले जाते थे इंग्लैंड। तो यहाँ पे इन लोगों ने सबसे पहले अपना कब्जा शुरू किया था, और वहां पर जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की उन लोगों को दीवानी मिल गई, तो उस एरिया को बहुत इजीली वो रीड करने लगे, और इन्हें लगा कि यदि यहाँ पर हम तोड़ देते हैं, पूरब का क्षेत्र मुसलमान बहुल इलाका है और पश्चिम का क्षेत्र हिंदू बहुल इलाका है, तो हमें काफी फायदा मिलेगा। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो हमारे नेता काफी क्रुद्ध हुए, कहे कि ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा है, किसी भी तौर पर ये हमारे फेवर में नहीं है, ये अपने लिए किए हैं, और ये इसीलिए किए हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, इनमें फूट पड़े। और इसी के बाद 1906 में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चलाया गया था। तुम्हारे इस टॉपिक में दिया नहीं, लेकिन तुम्हें ये जानना है, 1906 की बनारस सेशन में ये डिसीजन लिया गया कि स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें स्वदेश में निर्मित चीजों को अपनाना था और विदेश की बनी हुई चीजों को बॉयकॉट करना था। यानी कि जो भी फॉरेन गुड्स आते थे उन्हें बॉयकॉट करना था, ताकि अपने देश में बनी हुई चीजों को बढ़ावा मिले, लोग अपने कंट्री के बने हुए गुड्स को अपनाएं, अपने देश के प्रति हमारे मन में
रेस्पेक्ट जगे, हमारे मन में उसके लिए पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आए, ताकि हम अपने देश की अहमियत को समझ सके। शुरुआत यहीं से हो गई। 1906 में इन लोगों ने क्या किया? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। 1906 फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई कब? 1906 में। लेकिन लोगों को लगा, किसको? ब्रिटिशर्स को लगा कि यहाँ पर यदि हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं, पता नहीं इंडियंस इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि दो लोग थे, एक आगा खां और एक सलीम उल्लाह। ये दो ऐसे मुस्लिम्स थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब लंदन में की थी, इंडिया में वो रहे ही नहीं थे। इन लोगों को ही मुस्लिम लीग को सौंप करके इन लोगों ने कहा कि कभी भी मुसलमानों का वेलफेयर तो कांग्रेस में हो ही नहीं सकता, आप अपने लिए अलग संस्था बनाइए और अपने वेलफेयर के लिए आप तत्पर रहिए, आप अपनी बातों को कहिए, हम लोग आपको वैल्यू देंगे। और एक और तरीका इन लोगों ने अपनाया। क्या किया? जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 में, तब तो हमारे भारतीय नेता जो थे वो काफी नाराज हो गए और कहने लगे कि नहीं, अब हमें बहुत स्थिर नहीं रहना है, क्योंकि जो हमारा नेशनलिज्म है ये मेनली 3 फेज में जाना जाता है। क्या क्या 3 फेज है? एक है मॉडरेट फेज, मॉडरेट, दूसरा है एक्सट्रीम और तीसरा है गांधीयन एरा। हमें इस टॉपिक में जो पढ़ना है वो गांधीयन एरा के बारे में पढ़ना है, ठीक। मॉडरेट मतलब उदारवादी चरण, इसको फेज भी कहते हैं। यहाँ पे 1906, इसको मॉडरेट फेज कहते हैं। इसको एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मीन्स उग्रवादी चरण, और थर्ड फेज को कहते हैं गांधीयन एरा, यानी कि जब से महात्मा गांधी ने इन सारे नेशनलिस्ट फीलिंग्स को, नेशनलिस्ट मूवमेंट को अपने हाथों में लिया। तो स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टडी ओनली द गांधीयन एरा, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉडरेट फेज। तो मॉडरेट फेज किसको कहा जाता है? तो 1885 से लेकर के 1905 तक के एरा को हम कहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारे ये युवा नेता आने लगे, नए जो लीडर्स थे ये उभर कर आने लगे, इन लोगों ने कहा कि मॉडरेट होने से काम नहीं चलेगा। जो लोग मॉडरेट फेज के थे उन लोगों को ये लगता था कि यदि हम बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी तरह का गलत हरकत करते हैं, तो हमें जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए उनका था, ऐसी विचार वो रखते थे कि पेटिशन से, एप्लीकेशन से या किसी अन्य तरीके से, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को अंग्रेजों से मनवाना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर यदि हम अपने डिमांड्स को रखेंगे तो जो हमें मिलने वाले शायद वो भी नहीं मिले। लेकिन एक्सट्रीम फेज वाले कौन थे? ये सारे युवा नेता थे। इनका कहना था कि इतना चुपचाप हाथ पैर जोड़ के उनसे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। इसी के बहुत ही फेमस लीडर थे बाल गंगाधर तिलक। वो कहते थे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे ले कर रहे हैं, यानी कि कोई मांगने से नहीं देता है, हमें अपना हक छीनना पड़ता है। और इस एक्सट्रीम फेज के जो मेन लीडर्स थे वो थे लाल बाल पाल। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। ये 3 लोगों को, अभी पहले तो हम लोग मॉडरेट फेज की चर्चा कर रहे हैं, टाइम भी लगभग खत्म होने वाला है, पहले तुम लोगों से पूछ लें फिर कल इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये जो तीनों नेता थे, लाल बाल पाल, ये सब एक्सट्रीम फेज के थे। और एक्सट्रीम फेज के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे गांधीयन एरा, और वही तुम्हें पढ़ना है, रिटर्निंग ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उसके बाद से तुम्हारा लेसन है और तुम्हें वो पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए
किसको क्या डाउट है अभी तक जो भी पढ़ाया गया उसको पूछ लो, ठीक है। मैम एक्सक्यूज मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम मोडरेट ये वाला है, उसके लीडर कौन है?